हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास में हम सीटेट अगस्त 2023 के लिए पेपर 2 सामाजिक विज्ञान से दोस्तों एनसीईआरटी फिल्टर की सीरीज का मॉक टेस्ट नंबर 9 करने वाले हैं। तो दोस्तों इस क्लास में हम क्लास 7 की एनसीईआरटी से क्लास 7 की एनसीईआरटी से ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5, 6 और 7 के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इससे पहले के चैप्टर हम पिछली कक्षाओं में कर चुके हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास की आज के पहले प्रश्न के साथ। और आज के लिए जो दोस्तों पहला प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 31। इससे पहले के 30 प्रश्न हम पिछले कक्षाओं में कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो उनको भी जरूर जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों प्रश्न को शुरू करने से पहले आप एक काम करेंगे, एक कॉफ़ी और पेन ले लेंगे। और कॉफ़ी और पेन लेने के बाद जैसे दोस्तों प्रश्न नंबर 31 है, 32 इस प्रकार से प्रश्न नंबर लिखेंगे। और आप प्रश्न मेरे जवाब देने से पहले दोस्तों आप स्वयं से टिक लगाते जाएंगे कि इस प्रश्न का जवाब ये होने वाला है। और उसके बाद जब मैं आंसर बताता हूँ तो आप टिक लगाते जाएंगे कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। ऐसा करने से दोस्तों आपकी स्वयं की तैयारी का मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हैं। और आप अपनी कमजोरियों का पता भी लगा सकते हैं कि कौन सा पक्ष में आपकी आपकी पकड़ नहीं है और उनमें मजबूत कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, सत्य कथन को चुनें। तो कथन ए है पृथ्वी की सतह का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। और कथन बी है कि महासागरीय जल हमेशा गतिमान रहता है। और हमें ऑप्शन दिए गए हैं कि ए और बी दोनों असत्य है। और दूसरा कथन है कि ए सत्य और तीसरा है कि बी सत्य, बी असत्य। और चौथा कथन है दोस्तों ए और बी दोनों सत्य। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि ए और बी दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों महासागरीय जल हमेशा क्या रहता है, गतिमान रहता है। और पृथ्वी की सतह पर 3/4 भाग पर क्या है, जल से ढका हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 32 है कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। 22 मार्च को या 8 मार्च को या 22 अप्रैल को या 11 अक्टूबर को। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि 8 मार्च को दोस्तों विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। विश्व महिला दिवस मनाया जाता है। और अगर हम बात करते हैं 22 अप्रैल की तो दोस्तों 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। और वहीं पे दोस्तों अगर हम बात करते हैं 11 अक्टूबर की तो 11 अक्टूबर को दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय या विश्व बालिका दिवस मनाया जाता है। बालिका दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा कि विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 22 मार्च। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे और आप स्वयं से इसका जवाब दे देंगे पहले, ठीक है। तो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में सुनामी तरंगों के संबंध में असत्य कथन की पहचान करनी है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, असत्य कथन की पहचान करनी है, ठीक है। तो कथन ए दिया गया है कि सुनामी तरंगों अथवा पोताश्रय तरंगों। तो दोस्तों सुनामी तरंगों को ही क्या है, पोताश्रय तरंगे भी कहा जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है, ठीक है, के कारण अत्यधिक विनाश हुआ। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि जो 2004 में ये हिंद महासागर में सुनामी आई तो इससे दोस्तों 10,000 लोगों की मृत्यु हुई और लगभग 1 लाख से अधिक लोगों के घर प्रभावित हुए। तो दोस्तों अत्यधिक विनाश तो हुआ, ठीक है। कथन ए क्या है, सत्य है। और कथन बी है दोस्तों जिसका अधिकेंद्र सुमात्रा की पश्चिम सीमा पर था। तो दोस्तों अधिकेंद्र का मतलब क्या होता है, जहाँ पे कंपन स्टार्ट होता है, भूकंप का कंपन स्टार्ट होता है, या भूकंप का उद्गम केंद्र, ठीक है। तो दोस्तों भूकंप के उद्गम केंद्र या भूकंप जहाँ पे कंपन स्टार्ट होता है उसके ठीक 90 डिग्री ऊपर क्या होता है दोस्तों, अधिकेंद्र होता है। और अधिकेंद्र पर ही दोस्तों क्या होती है, सबसे ज़्यादा हानि होती है। तो ये भी सही है कि उसका
अधिक केंद्र कहाँ था? सुमात्रा के पश्चिमी सीमा पर था। और अगला कथन है दोस्तों, कथन सी है कि रिएक्टर पैमाने पर इसकी तीव्रता 10 मापी गई। और कथन डी है कि भारतीय सीमा का दूर दक्षिण बिंदु इंदिरा पॉइंट जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है पूरी तरह डूब गया। तो दोस्तों हमें असत्य कथन की पहचान करनी है, तो असत्य कथन इसमें से कौन सा हो जाएगा? ए, बी और डी तीनों के तीनों कथन सही है। लेकिन जो दोस्तों सी कथन है तो उसकी तीव्रता कितनी मापी गई थी? 9 के जगह दोस्तों कितना हो जाएगा? 9.0 दशमलव मापी गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 34, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ज्वार भाटा के संबंध में सत्य कथन को चुनें या पहचान करें। ठीक है, तो दोस्तों कथन ए है, सूर्य एवं चंद्रमा के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर क्या आते हैं? ज्वार और भाटा आते हैं। और कथन बी है दोस्तों, जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है। तो दोस्तों ध्यान से पढ़ें, यहीं से आपको प्रश्न बन जाएगा। कथन बी से ही आपको प्रश्न बन सकता है कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है उस समय चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल से जल विकसित, तो दोस्तों विकसित नहीं होगा, ये होगा अभिकर्षित। अभिकर्षित, तो दोस्तों क्या होता है? उससे जल क्या होता है? अभिकर्षित का मतलब है चंद्रमा जल को अपनी ओर खींचता है। ठीक है, अभिकर्षित होता है जिसका कारण उच्च ज्वार आते हैं, जिसके कारण क्या होते हैं दोस्तों? उच्च ज्वार आते हैं। कथन बी का मानना है। और कथन सी है, सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं, इस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं, इसे बृहद ज्वार कहते हैं। और कथन डी है दोस्तों, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होते हैं तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं से महासागरीय जल पर पड़ता है और परिणाम स्वरूप निम्न ज्वार भाटा आते हैं, जिसे लघु ज्वार कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं ये चारों के चारों कथन क्या सत्य है, तो हम कथन ये बना देंगे कि भाई उपर्युक्त सभी सही, सत्य, सभी कथन सत्य। ठीक है, ये इसका ई ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम इनको थोड़ा चित्र में समझ लेते हैं। अब चित्र में समझते हैं दोस्तों। अगर हम बी कथन की बात करें कि जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है, तो दोस्तों आइए इसको थोड़ा सा चित्र में देखते हैं। जब पृथ्वी का जल चंद्रमा के निकट होता है तो दोस्तों ये वाली स्थिति आप देख पा रहे होंगे इसको थोड़ा सा। ठीक है, ऐसे में क्या होता है कि जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी, और हमारे पृथ्वी के नज़दीक कौन है दोस्तों? चंद्रमा है। चंद्रमा आकार में छोटा है लेकिन ये पृथ्वी के क्या नज़दीक है, और सूर्य आकार में बड़ा है लेकिन पृथ्वी से बहुत दूर है। इस कारण दोस्तों कौन सा बल अधिक लगता है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के जल पर अधिक लगता है। तो इस कारण दोस्तों क्या होता है? उच्च ज्वार आते हैं। ठीक है, और जो दोस्तों कथन सी था ऊपर, उसमें बताया गया था कि जब क्या होता है, पृथ्वी, चंद्रमा और पृथ्वी तीनों एक ही सीध में होते हैं, तो दोस्तों ऐसे में जो गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है वो क्या कर रहा है? सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल भी पृथ्वी के जल को इधर इस वाले दिशा में खींच रहा है, और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल भी जो पृथ्वी का जल है उसको एक ही दिशा में लग रहा है। तो दोस्तों इस कारण क्या होते हैं? बृहद ज्वार आते हैं। ठीक है, बहुत बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे ज्वार आते हैं। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करते हैं तीसरे स्थिति की, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है कि देखिए यहाँ पे पृथ्वी क्या है? बीच में है, और इधर चंद्रमा है और इधर सूर्य है। ऐसे में क्या होता है कि सूर्य पृथ्वी के जल को अपने ओर खींचता है और चंद्रमा पृथ्वी के जल को अपने ओर खींचती है। तो दोनों ओर क्या लगता है? बल लगता है। ना जल इधर जा पाता है ज़्यादा, ना इधर। तो ऐसे में क्या होते हैं दोस्तों? निम्न ज्वार आते हैं, और उसे निम्न ज्वारों को ही क्या कहा जाता है? लघु ज्वार कहा जाता है। तो दोस्तों अगर आप फिर से एक बार ऑप्शन को पढ़ेंगे तो आपको और अधिक अच्छे से समझ आ जाएंगे।
तो देखिए दोस्तों, कथन बी है कि जब पृथ्वी का जल क्या है, चंद्रमा के निकट होता है तो उस समय क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण बल अधिक लगता है, जिससे क्या होता है, जल अधिक अभिकर्षित होता है चंद्रमा की ओर, जिस कारण उच्च ज्वार आते हैं। और कथन सी था कि सूर्य चंद्रमा ये तीनों क्या होते हैं, एक सीध में होते हैं, पृथ्वी एक सीध में होते हैं, तो उस समय में क्या है, उच्च ज्वार आते हैं, जिसे क्या कहा जाता है, बृहद ज्वार कहा जाता है। और कथन डी था दोस्तों, जब चांद अपने प्रथम एवं अंतिम चतुर्थांश में होता है तो चांद एवं सूर्य का गुरुत्वाकर्षण बल विपरीत दिशाओं में कार्य करता है। तो दोनों एक इधर को खींच रहा है और एक इधर को खींच रहा है, तो ऐसे में दोस्तों क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है, निम्न ज्वार आते हैं, जिसे लघु ज्वार कहा जाता है। तो दोस्तों इन तीनों ऑप्शन में से भी आपको सीटेट की परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। तो दोस्तों प्रश्न है कि महासागरीय जल धाराओं के संबंध में सत्य कथन की पहचान करें। कथन ए है, महासागरीय धाराएं गर्म या ठंडी हो सकती है। तो दोस्तों महासागरीय धाराएं कैसी, गर्म भी हो सकती है और ठंडी भी हो सकती है। और कथन बी है दोस्तों, गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है। बिल्कुल सत्य बात है। और क्यों होती है, क्योंकि दोस्तों भूमध्य रेखा के निकट अत्यधिक गर्मी होती है, वहाँ पर सूर्य की किरणें लगभग साल भर में सीधी पड़ती है। ठीक है, एवं ध्रुवों की ओर प्रवाहित नहीं दोस्तों, प्रवाहित ये वाला हो जाता है, प्रवाहित होता है। ठीक है, सही बात है। और कथन सी है, ठंडी धाराएं ध्रुवों या उच्च अक्षांशों से उष्णकटिबंधीय या निम्न अक्षांशों की ओर प्रवाहित होती है। सही बात है। और कथन डी है दोस्तों, लैब्राडोर महासागरीय धाराएं शीत जल धाराएं होती है, जबकि गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधाराएं होती है। बिल्कुल सत्य बात है। और कथन ई है दोस्तों, जिस स्थान पर गर्म एवं शीत जलधाराएं मिलती है वो स्थान विश्व भर में सर्वोत्तम मत्स्यन का मतलब है दोस्तों, वहाँ पे मछलियाँ सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो मछलियाँ सबसे ज़्यादा कहाँ पाई जाती है, जहाँ पे दोस्तों शीत जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिल रही है। ठीक है, ऐसे क्षेत्र दोस्तों अगर हम बात करते हैं, इसी पर प्रश्न बन सकता है कि कहाँ कहाँ ये शीत जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में कहाँ पे मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, ये हो जाएगी जापान के आसपास का क्षेत्र और उत्तर अमेरिका का पूर्व तटीय क्षेत्र। इन क्षेत्रों में दोस्तों क्या होती है, मछलियाँ अत्यधिक पाई जाती है और यहाँ पे शीत जलधाराएं और गर्म जलधाराएं आपस में मिलती है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं इसको थोड़ा सा पहले चित्र में समझ लेते हैं, फिर इसका आंसर देख लेंगे पहले। ठीक है, चलिए पहले चित्र में देख लेते हैं दोस्तों, ये वाला हो जाएगा चित्र। तो दोस्तों शीत जलधाराएं, आप थोड़ा सा 1 मिनट के लिए अपने वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें, तभी आपको ये चित्र स्पष्ट दिख सकता है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं, शीत जलधाराएं को नीले स्याही से दिखाया गया है और गर्म जलधाराओं को दोस्तों लाल स्याही के पेन से दिखाया गया है। ठीक है, तो दोस्तों हमने बात करी थी किसकी, कि शीत जलधाराएं और ग्रीष्म जलधाराएं कहाँ कहाँ मिलती है। तो दोस्तों ये हो जाएगी लैब्राडोर और ये हो जाएगी गल्फ स्ट्रीम। तो ये कहाँ पे मिल रही है दोस्तों, लगभग उत्तर अमेरिका के तटीय क्षेत्र में मिल रही है। इस आसपास क्षेत्र में क्या होती है, मछलियाँ यहाँ पे बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। और यहाँ पे दोस्तों जो मछुआरे होते हैं, मछुआरों के लिए ये जो यहाँ पे उनको मछलियाँ पकड़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोहरा ज़्यादा होता है और कोहरा ज़्यादा होने के कारण दोस्तों नाव संचालन में उनको क्या आती है, असुविधा आती है। और अगर हम बात करें दूसरा क्षेत्र दोस्तों कहाँ, यहाँ यूरेशिया और आसियो धाराएं, ये दोस्तों कहाँ, जापान के आसपास वाले क्षेत्र में ये गर्म और ठंडी जलधाराएं आपस में मिल रही है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करते हैं, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी, सी, डी और ई। पांचों के पांचों कथन क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न नंबर 36। सही मिलान करें। तो दोस्तों कैस्पियन सागर, तो कैस्पियन सागर दोस्तों क्या है, एक विशाल क्या है, झील है।
और अगर हम बात करते हैं ज्वार भाटा, तो ज्वार भाटा दोस्तों किसे कहते हैं? जल में आवधिक चढ़ाव एवं उतार को क्या कहते हैं? ज्वार भाटा कहते हैं। और सुनामी किसे कहते हैं? तीव्र भूकंप तरंगों को सुनामी कहते हैं। और महासागरीय धाराएं कौन सी होती हैं? जो दोस्तों निश्चित मार्ग में प्रभावित होने वाली धाराएं क्या होती हैं? उन्हें क्या कहते हैं? महासागरीय जल धाराएं कहते हैं। तो ये सारे के सारे जो मिलान हैं ये पहले से ही क्या है? सुमेलित हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, अगर आपने इससे पहले वाला प्रश्न को ध्यान से पढ़ा होगा तो इसका जवाब आप चुटकी में दे देंगे। सामान्य तो गर्म महासागरीय धाराएं उत्पन्न होती है, तो दोस्तों कहाँ होती है? ध्रुवों के निकट होती है, या भूमध्य रेखा के निकट होती है, या उपयुक्त दोनों में से कोई नहीं, या उपयुक्त दोनों कथन सत्य है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि सामान्य तो गर्म जल धाराएं कहाँ कहाँ उत्पन्न होती है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही उत्तर हो जाएगा कि भूमध्य रेखा के निकट क्या गर्म महासागरीय जलधाराएं उत्पन्न होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दोस्तों सूर्य की किरणें साल भर में, वर्ष भर में लगभग सीधी पड़ती है, और सीधी पड़ने के कारण यहाँ पर क्या होती है? गर्मी अधिक होती है। गर्मी अधिक होती है तो जलधाराएं भी कैसी होंगी? गर्म ही होंगी। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 38, और बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शंकुधारी वन होते हैं। कथन ए है दोस्तों, उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशों 50 डिग्री से 70 डिग्री में भव्य शंकुधारी वन पाए जाते हैं। और कथन बी है, इन्हें टैगा भी कहते हैं, या इन्हें टैगा वनस्पति भी कहते हैं। ठीक है, और कथन सी है, ये लंबे नरम काष्ठ वाले सदाबहार वृक्ष होते हैं, और इन वृक्षों का उपयोग लुगदी बनाने, अखबारी कागज बनाने और माचिस एवं पैकिंग के लिए बक्से बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और कथन डी है दोस्तों, इन वनों के प्रमुख वृक्ष कौन कौन से हैं? चीड़ हैं, देवदार हैं। तो दोस्तों हमें कथन दिया गया है कि ए सत्य है, ए और सी सत्य है, बी और सी सत्य है, और कथन 4 है दोस्तों, ए बी सी और डी चारों के चारों सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा कि ए बी सी डी चारों के चारों कथन क्या है? सत्य हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, और अगर हम बात करते हैं इन दोनों ही प्रश्नों में से दोस्तों आप लिख के ले लो कि इन दोनों में से 1 से 2 प्रश्न सीटेट की परीक्षा में घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, तो इसलिए आप इसे थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, तो दोस्तों प्रश्न नंबर 39 है कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास स्थल का सही मिलान करें। तो अर्जेंटीना, तो दोस्तों अर्जेंटीना में किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? तो पंपास उसे क्या कहा जाता है? जो घास स्थल होते हैं तो उन्हें पंपास कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं उत्तर अमेरिका, तो उत्तर अमेरिका उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? प्रेहरी कहा जाता है। और अगर हम बात करते हैं दोस्तों दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट। और अगर हम बात करें दोस्तों मध्य एशिया, तो मध्य एशिया में दोस्तों स्टेपी। और अगर हम बात करें किसकी? ऑस्ट्रेलिया, तो उसमें वहाँ पे डान। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगले दोस्तों हम बात करते हैं, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40, उष्ण कटिबंधीय। तो दोस्तों पहले कौन सा? शीतोष्ण। शीतोष्ण का मतलब होता है दोस्तों शीत प्लस उष्ण। शीत का मतलब ठंडा, और उष्ण का मतलब गर्म, जहाँ पे ठंड भी है और गर्मी भी है, ऐसा क्षेत्र, ऐसे कटिबंधीय क्षेत्र में इस प्रकार की वनस्पतियाँ पाई जाती है, घास स्थल पाए जाते हैं। और अगर हम बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय का मतलब, उष्ण का मतलब दोस्तों गर्मी वाला क्षेत्र। ठीक है, वहाँ पे किस प्रकार के घास स्थल पाए जाते हैं? तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं पूर्वी अफ्रीका, तो पूर्वी अफ्रीका में दोस्तों सवाना। और अगर हम बात करते हैं ब्राज़ील, ब्राज़ील में दोस्तों कंपास। और अगर हम बात करें वेनेजुएला, वेनेजुएला में दोस्तों लानोस प्रकार की वनस्पति या घास स्थल पाई जाती हैं। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आशा करता हूँ कि आपकी ये दोनों ही प्रश्न सही हो गए होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है प्रश्न नंबर 41, ध्रुवीय प्रदेशों में पाए जाने वाले वनस्पति के संबंध में है सत्य कथन को चुने। तो दोस्तों अगला प्रश्न यहाँ पे क्या आ सकता है? ध्रुवीय के जगह पे दोस्तों क्या आ सकता है? शीत आ सकता है। शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय क्षेत्र आ सकता है दोस्तों। ध्रुवीय के जगह क्या आ सकता है? शीत कटिबंधीय क्षेत्र में पाए जाने वाले वनस्पति के संबंध में सत्य कथन को चुने।
ठीक है। और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। कथन ए है कि यहाँ बहुत ही सीमित प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है, मतलब यहाँ पे बहुत कम प्राकृतिक वनस्पति पाई जाती है। ठीक है। और कथन बी है दोस्तों, यहाँ केवल काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियां पाई जाती है, और ये अल्पकालिक, अल्पकालिक का मतलब है दोस्तों कम समय के, बहुत कम समय के लिए ग्रीष्म ऋतु के दौरान विकसित होती है। कि जब बहुत कम समय के लिए क्या होती है, यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु होती है, तो उस समय ये इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, काई, लाइकेन और छोटी झाड़ियाँ। और कथन सी है दोस्तों, इसे टुंड्रा प्रकार की वनस्पति कहा जाता है। और कथन डी है, ये वनस्पतियां यूरोप, एशिया एवं उत्तर अमेरिका के ध्रुवीय प्रदेशों में पाई जाती है। ठीक है। तो दोस्तों हमें ऑप्शन दिया गया है कि केवल एक कथन सत्य है, सी सत्य है, सी और डी सत्य है, ए बी सी और डी चारों के चारों कथन सत्य है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा। उपरोक्त चारों के चारों कथन क्या है, चारों के चारों बातें क्या है, सत्य है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 42। तो दोस्तों प्रश्न है कि इनमें से कौन सा संचार का साधन नहीं है। संचार का तो 3 दोस्तों इसमें क्या है, जो संचार के माध्यम है, साधन है, और एक इसमें से नहीं है। हमें उस नहीं वाले की ही पहचान करनी है। दोस्तों अगर हम बात करते हैं टेलीफोन, टेलीफोन भी संचार का माध्यम है, पुस्तक भी संचार का माध्यम है, रेडियो भी संचार का माध्यम है, लेकिन दोस्तों मेज, टेबल ये क्या है, संचार का माध्यम नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 43। इनमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। तो दोस्तों इसमें से कौन सा सड़क का भूमिगत निर्माण है। और दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फ्लाईओवर और एक्सप्रेसवे और सबवे और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका सही उत्तर हो जाएगा सबवे क्या है, सड़क का भूमिगत निर्माण है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और अगला जो दोस्तों प्रश्न है, प्रश्न नंबर 44। निम्नलिखित स्तंभों को मिलाकर सही जोड़ी बनाई। तो दोस्तों इंटरनेट, तो इंटरनेट हो जाएगा दोस्तों संचार माध्यम का एक साधन है, बिल्कुल सत्य हो जाएगा। और अगर हम बात करते हैं नहर मार्ग, तो नहर मार्ग का जो दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि नहर मार्ग से हम क्या कर सकते हैं, अंतर्देशीय जलमार्ग। अंतर्देशीय जलमार्ग का मतलब हो जाएगा दोस्तों कि नहर के द्वारा हम क्या है, नौका, नाव द्वारा जो जलीय मार्ग है वहाँ से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं। अंतर्देशीय का मतलब है अपने देश के अंदर ही। ठीक है। और अगला जो दोस्तों गौ है कि नगरीय क्षेत्र, नगरीय क्षेत्र हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 4, इसका सही उत्तर हो जाएगा कि क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं, दोस्तों इसको थोड़ा सा ये प्रश्न कट रहा है, ठीक है, छोटा कर देते हैं। ठीक है। तो दोस्तों पहले का हो जाएगा दूसरा और खो का हो जाएगा पहला। और अगर हम बात करते हैं तो इसका गौ का हो जाएगा 4 की ऐसे क्षेत्र जहां लोग उत्पादन, व्यापार एवं सेवा क्षेत्र में कार्य करते हैं। ठीक है। और अगर हम दोस्तों बात करते हैं कि घौ की, तो इसका दोस्तों सघन बस्ती, सघन बस्ती का मतलब है दोस्तों जहाँ पे घर क्या है, इकट्ठे इकट्ठे होते हैं, नज़दीक नज़दीक बनाए जाते हैं। तो इसका 3 हो जाएगा कि आसपास निर्मित घर वाले क्षेत्र। और अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि सिल्ट मकान, तो अगला प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि सिल्ट मकान किसे कहा जाता है। तो दोस्तों सिल्ट मकान का मतलब है, सिल्ट मकान का मतलब है कि जहाँ पे दोस्तों अत्यधिक वर्षा होती है, वर्षा ऋतु में अत्यधिक वर्षा होती है, और अत्यधिक वर्षा होने के कारण दोस्तों जो वर्षा का जल है वो क्या हो जाता है, जमाव हो जाता है, उसका जमाव हो जाता है। तो दोस्तों वहाँ पर जहाँ पर वर्षा का पानी क्या होता है, जाम होता है, वहाँ पर जो मकान है, मकान किसके ऊपर, सिल्ट के ऊपर बनाए जाते हैं। तो आइए दोस्तों इसको समझते हैं चित्र के माध्यम से। ये हो गया, जो कम समृद्ध लोग होते हैं वो अपने मकान इस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बांस के झाड़ियों के ऊपर क्या है, मकान बनाए गए हैं, और नीचे क्या है, जलमग्न है, नीचे जल से भरा हुआ है पूरा। और जो अधिक समृद्ध लोग होते हैं वो इस प्रकार के घर बना लेते हैं। ठीक है, ताकि घर में पानी ना घुसे। तो दोस्तों
वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अच्छी लगी हो तो बेल आइकन को प्रेस और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में पिन करके बताएंगे कि आपके 14 में से कितने प्रश्न सत्य हुए हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही इस प्रकार के नेक्स्ट वीडियो के साथ।